23 नवंबर 1974 को हजारों लोग ब्रिजपोर्ट, कनेक्टिकट की सड़कों और फुटपाथों पर इकट्ठा हुए। वे अपनी आंखों से ये देखना चाहते थे कि क्या सच है और क्या नहीं। वे ये देखना चाहते थे जिसे बाद में अमेरिका के सबसे प्रेतवाधित घर के रूप में वर्णित किया गया। ये कोई सामान्य भूतिया कहानी नहीं है। ये 40 घंटे से अधिक के इंटरव्यू द्वारा प्रमाणित है, जो पुलिस अधिकारियों, फायरमैन, पैरामेडिक्स, पादरियों और कई अन्य लोगों के साथ किए गए थे। ये गवाह कई थे और भरोसेमंद थे। उन्होंने ऐसे फर्नीचर का वर्णन किया जो बिना किसी कारण के हिलते थे, ऐसे रेफ्रिजरेटर जो हवा में तैरते थे, और ऐसे टेलीविजन जो हवा में तैरते हुए दिखाई देते थे। उन्होंने अजीब आवाजों और यहां तक कि शारीरिक हमलों का अनुभव किया। निम्नलिखित एक संक्षिप्त विवरण है उन घटनाओं का जो बॉयज बीटी द्वारा किए गए एक वैज्ञानिक जांच के दौरान दर्ज की गई थी। इस वैज्ञानिक पेपर का सारांश आज भी ड्यूक यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड पर है। 1974 में कई लोग 966 लिंडली स्ट्रीट पर एक पोल्टरजाइस्ट देखने की उम्मीद में आए थे। दूसरे केवल ये सब भूल जाना चाहते थे। 966 लिंडली स्ट्रीट का ये 3 कमरे वाला बंगला 1923 में एक शर्ट निर्माता के लिए बनाया गया था। ये 738 वर्ग फीट का एक आरामदायक घर था, जो सेंट विंसेंट हॉस्पिटल के पास एक निम्न मध्यम वर्गीय इलाके में स्थित था। जेरी और लॉरा गुडन ने 1960 में शादी की और ये घर खरीदा। जेरी की परवरिश एक पादरी बनने की इच्छा के साथ हुई थी, लेकिन महान मंदी, ग्रेट डिप्रेशन ने उसे कुछ अधिक व्यावहारिक चीजें करने के लिए मजबूर कर दिया। वो एक इलेक्ट्रिशियन बन गया और ब्रिजपोर्ट में स्थित हार्वे हबेल, एक विद्युत उपकरण निर्माता, में 23 वर्षों तक काम किया। लॉरा एक नेटिव अमेरिकन घर में पली बढ़ी। बचपन में उसकी उम्र के कोई साथी नहीं थे और इस अलगाव ने भविष्य में उसके लिए सामाजिक समस्याएं पैदा कर दी। वो लोगों से जुड़ने और दोस्त बनाने में संघर्ष करती रही। 1961 की हैलोवीन रात को उनके यहां एक बच्चा हुआ, जेरार्ड गुडन जूनियर। हालांकि कुछ वर्षों बाद उसका सेरिब्रल पॉल्जी का निदान हुआ और उनके लगातार देखभाल के बावजूद 6 साल की उम्र में वो बुखार से मर गया। गुडन्स पूरी तरह से टूट गए। 1 साल से भी कम समय में उन्होंने एक बेटी को गोद लिया, एक नेटिव अमेरिकन लड़की जिसका नाम मार्शा था। उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ था इससे पहले कि वो गुडन्स के परिवार में आई, और जेरार्ड जूनियर की परवरिश ने जेरी और लॉरा को अति सुरक्षात्मक माता पिता बना दिया था। मार्शा को दोस्त बनाने में संघर्ष करना पड़ता था और वो अक्सर अकेले खेलने पर मजबूर हो जाती थी। स्कूल में उसे तंग किया गया और एक शारीरिक हमले ने गुडन्स को उसे सार्वजनिक स्कूल प्रणाली से निकालने और घर पर पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। कुछ लोग परिवार की परेशान पृष्ठभूमि और दर्दनाक नुकसानों को उस गतिविधि का कारण मानते हैं जो जल्द ही शुरू होने वाली थी। जो लोग सबसे कमजोर होते हैं अक्सर वही सबसे अधिक शिकार बनते हैं, चाहे वो अलौकिक शक्तियों द्वारा हो या अन्यथा। ये सब ठकठकाहट से शुरू हुआ। गुडन्स ने 1972 में पहली बार घबराए हुए होकर ब्रिजटन पुलिस को रिपोर्ट की। पुलिस लेफ्टिनेंट ने बाद में पुष्टि की कि उन्होंने अपने घर की दीवारों पर तालबद्ध ठकठकाहट की रिपोर्ट की थी। ये ठकठकाहट स्पष्ट पैटर्न में थी और जबकि ये रात में शुरू हुई थी, ये जल्द ही दिन के उजाले में भी जारी रहने लगी। जेरी ने अपने पड़ोसी ऑफिसर जॉन होल्ड्सवर्थ से मदद मांगी, जिन्होंने सुझाव दिया कि दोनों उस आवाज की एक टेप रिकॉर्डिंग बनाएं। उन्होंने सोचा कि अगर वे शहर के अधिकारियों के लिए सबूत पेश कर सकें तो ये मददगार होगा। उन्होंने सुबह 3 से 6 बजे के बीच पूरे घर में उस ठकठकाहट का पीछा किया और आवाजें पूरे भवन में फैलती लग रही थी। सप्ताहों और महीनों के दौरान उन्होंने उस ठकठकाहट के सभी संभावित स्रोतों की जांच की। फायरमैन ने इमारत की संरचना और नींव की जांच की। गैस और प्लम्बिंग लाइनों का निरीक्षण तकनीशियनों द्वारा किया गया। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने पास के बच्चों या स्थानीय निर्माण दल जैसे संभावित मोहल्ले के संदिग्धों की जांच की।
लेकिन सभी स्रोतों को जल्दी ही खारिज कर दिया गया। ठकठकाहट सालों तक जारी रही और जैसे जैसे ये अधिक बार और जोरदार होने लगी, नई घटनाएं होने लगी। गुडिन्स ने घर के आसपास भूतिया हाथों और बिना स्रोत के पदचिन्हों को देखने की रिपोर्ट दी। उन्होंने खिड़कियों के टूटने और पर्दों के गिरने को देखा। इसके बाद ठकठकाहट हमेशा और भी खराब हो जाती थी। हालांकि सबसे बुरा अभी आना बाकी था। 23 नवंबर की घटनाएं तब शुरू हुई जब जेरी और लॉरा किराने की दुकान से लौटे। जेरी ने मार्श को उसके कमरे में सोते हुए पाया। हालांकि टेलीविजन अजीब तरह से उसके बिस्तर पर उल्टा रखा हुआ था। उसने टीवी को उसकी सही जगह पास की शेल्फ पर रखा और लॉरा के साथ रसोई में जाकर किराना सामान रखने लगा। दोनों ने दावा किया कि उन्होंने देखा कि बर्तन खनक रहे थे, फिर सिंक से उठकर हवा में घूमने लगे और फिर टुकड़ों में टूट गए। जेरी ने सिंक की जांच करने की कोशिश की, लेकिन चाकू ब्लॉक से बाहर निकलकर उसकी ओर फेंके गए और बाल बाल बचे। थोड़ी ही देर बाद चाकू रखने वाला ब्लॉक भी दीवार से उखड़ गया। उसके स्क्रू अपने माउंटिंग से निकल गए। रेफ्रिजरेटर, जिसका वजन 300 पाउंड से अधिक था, हवा में तैरने और घूमने लगा। पास में रखा जेनिथ ट्यूब टेलीविजन गिर गया, जिससे लॉरा के 2 पैर की उंगलियां कुचल गई। सफाई करने के बाद उन्होंने खुद को अंधेरे में रखकर यह मानने से इनकार किया कि यह सब हुआ था। उन्होंने रसोई की लाइटें बंद कर दी और चुपचाप लिविंग रूम में बैठकर खाना खाया। रात के बाकी समय के दौरान रसोई की मेज और कुर्सियां बार बार गिरती रहीं और जेरी चुपचाप उन्हें सीधा करता रहा। उस रात कई अन्य अजीब घटनाएं भी हुई। लगभग हर कमरे से पर्दे की छड़ें गिर गई और ठकठकाहट फिर से शुरू हो गई। सतर्क और डरे हुए वे सुबह के शुरुआती घंटों तक जागते रहे। अगले दिन 1 दर्जन से अधिक लोग घर में जांच के लिए आए और उन्हें और भी अजीब और डरावनी चीजें मिली। सुबह जब जेरी जागा, उसने रसोई का फर्नीचर अस्त व्यस्त पाया। घर में चलते हुए उसने देखा कि मसीह की तस्वीरें और क्रूज दीवारों से उखड़कर जमीन पर बिखरे हुए थे। थकावट और तनाव ने जेरी और लॉरा को घेर लिया। उन्होंने एक दूसरे को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन मार्श के कमरे में लकड़ी की अलमारी के जोरदार गिरने की आवाज से वे चौंक गए। वो अलमारी बस उसे चोट पहुंचाने से बाल बाल बची थी। तीनों लोग लिविंग रूम में चले गए, जहां तीनों रिक्लाइनर कुर्सियां अपने आप खुल और बंद हो रही थी, हिल रही थी और टीवी में डोरबेल की आवाज आ रही थी। अब परिवार अपनी स्थिति से इनकार नहीं कर सकता था। लिविंग रूम में खड़े होकर वे एक दूसरे को पकड़कर घर से भाग गए, भय से घिरे हुए। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे दुनिया में अकेले हैं और किसी अज्ञात चीज का सामना कर रहे हैं। जेरी ने ऑफिसर जॉन हॉल्सवर्थ को घर वापस बुलाया। जब परिवार घर में वापस जाने से डरते हुए बरामदे पर इंतजार कर रहा था, ऑफिसर हॉल्सवर्थ ने दृश्य की जांच की। भीतर का दृश्य पूरी तरह से नष्ट था। रसोई का फर्नीचर फिर से उलट-पुलट था। रिक्लाइनर और टेलीविजन दीवारों से हटे हुए थे। अलमारियां गिर गई थी और धार्मिक वस्तुएं फर्श पर बिखरी हुई थी। ऑफिसर हॉल्सवर्थ धीरे धीरे कमरे से गुजरा और टीवी को सीधा किया। जैसे ही वो वहां से गुजरा, टीवी हवा में तैर गया और अपनी मूल जगह पर सीधा हो गया। अधिकारी के आसपास की रिक्लाइनर कुर्सियां हिंसक रूप से खुल और बंद होने लगी, जैसे पिछली रात हुई थी। रेफ्रिजरेटर रसोई में तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। वो घर से भाग गया और बैकअप के लिए रेडियो किया। उसने रिपोर्ट किया कि वो निश्चित था कि वह कुछ अलौकिक देख रहा था। थोड़ी देर बाद ऑफिसर्स कार्ल लियोन्जी और जो टॉमिक लगभग 10 बजे घर पर पहुंचे। अधिकारियों ने घर में प्रवेश किया और पाया कि स्थिति ऑफिसर हॉल्सवर्थ द्वारा देखी गई स्थिति से भी बदतर थी। संक्षिप्त जांच के बाद अधिकारियों ने गुडिन्स की मदद की ताकि वे कुछ फर्नीचर और टेलीविजन को सीधा कर सकें। ऑफिसर टॉमिक ने अलमारी पर रखे एक टेलीविजन को सीधा किया और जैसे ही उसने उसे छोड़ा, वो हवा में तैरने लगा
और फिर ऐसे झूलने लगा जैसे किसी लटकते पेंडुलम की तरह। थोड़ी देर बाद एक दूसरी पुलिस गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची, जिसमें ऑफिसर्स जॉर्ज विल्सन और लेरॉय लॉसन थे। पांचों पुलिसकर्मी रसोई में मिले ताकि वे एक दूसरे को जानकारी दे सकें। जैसे ही वे बात कर रहे थे, रेफ्रिजरेटर फिर से हवा में तैरने लगा। उन्होंने दीवार, छत और रेफ्रिजरेटर के नीचे के बेसमेंट की जांच की, लेकिन कोई कारण नहीं मिला। ऑफिसर टॉमिक ने रेडियो पर संदेश भेजा कि लोर के पैर की चोट के लिए एक एम्बुलेंस भेजी जाए और फायर डिपार्टमेंट को घर की जांच के लिए बुलाया जाए। सेंट विंसेंट हॉस्पिटल में नए विंग का निर्माण करते समय पास में कई महीनों से ब्लास्टिंग हो रही थी। उसे ये अजीब लगा कि मार्शा उनके पूरे दौरे के दौरान लिविंग रूम में शांति से कार्टून देख रही थी। एक अधिकारी घर से भाग गया क्योंकि उसने देखा कि दीवार पर लगा एक क्रूज घूमने लगा और फिर दीवार से निकलकर उड़ता हुआ सीधे उसके सीने पर लगा। कुछ देर बाद कुल 10 फायरमैन घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत देखा कि एक टीवी अलमारी से गिरा और फर्श पर टूट गया। इस सारी अफरातफरी के बीच जेरी रसोई में बैठा था और उसका दोस्त टेड हॉल्सवर्थ उसे सांत्वना देने और मदद करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही घर में सल्फर की गंध फैलने लगी, जेरी टूट गया और रोने लगा। लगभग 20 लोगों से घिरे होने के बावजूद लोर गुडन पूरी तरह अकेली लग रही थी। इविल स्पिरिट्स हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, उसने कहा। एक अन्य अधिकारी घर से भाग गया, ये दावा करते हुए कि उसने पालतू बिल्ली को बोलते हुए सुना। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी से कहा कि वो नौकरी छोड़ने के लिए तैयार है, इससे पहले कि वो घर में वापस लौटे। मोहल्ले की एक महिला मैरी पास्करेला ने हाल ही में अलौकिक घटनाओं पर एक लेक्चर में भाग लिया था। वो जानती थी कि पोल्टरजाइस्ट गतिविधियां अक्सर एक बच्चे के आसपास केंद्रित होती हैं और बच्चे अनजाने में इन गतिविधियों के एजेंट बन सकते हैं। 966 लिंडली स्ट्रीट में हुई घटनाओं के बारे में सुनने के बाद उसने प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लरेन वॉरेन को फोन किया। हालांकि वॉरेन्स कई कथित भूतिया मामलों की जांच के लिए जाने जाते थे, ये उनकी सबसे खतरनाक और गहरी जांचों में से एक होने वाली थी। इस समय तक घर के बाहर भीड़ जमा होने लगी क्योंकि कई इमरजेंसी गाड़ियां बाहर खड़ी थी। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए बैरिकेड्स लगाए। वॉरेन्स फादर विलियम चारबनियो और सेमिनरी छात्र पॉल एनो के साथ पहुंचे। उन्हें घर खोजने में कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि गवाहों की भीड़ ने घर को उजागर कर दिया था। गुडन्स ने वॉरेन्स की मदद का स्वागत किया क्योंकि अधिकारियों ने अब तक कोई उपयोगी जानकारी या मार्गदर्शन प्रदान नहीं किया था। पॉल एनो को पूरी जांच के दौरान मार्श पर नजर रखने के लिए कहा गया। एड वॉरेन ने एनो से कहा कि बच्चे अक्सर धोखाधड़ी के केंद्र में होते हैं और यहां तक कि वास्तविक गतिविधि भी बच्चे की अतिरिक्त ध्यान चाहने की इच्छा के कारण संदिग्ध लग सकती है। फायर डिपार्टमेंट ने नींव, तहखाने के सपोर्ट और फर्श की जांच पूरी कर ली थी। एक और टीम ने पास के सेंट विंसेंट हॉस्पिटल के निर्माण स्थल का दौरा किया। दोनों टीमों ने निष्कर्ष निकाला कि कोई स्पष्ट कारण नहीं था। लगभग दोपहर 2 बजे पुलिस अधिकारियों ने अपनी जांच समाप्त की और घर छोड़ना शुरू कर दिया। ऑफिसर टोमेक मार्श के कमरे में गया ताकि वो एक प्रयोग कर सके। बाद में उसने बताया कि वो उसके कमरे में खड़ा होकर सोच रहा था, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो कुछ हिलाओ। उसने देखा कि तस्वीरें, क्रॉस और सजावटी देवदूत अपनी जगह से निकलकर हवा में हिलने लगे। इन सब ने उसे कमरे से बाहर भागने पर मजबूर कर दिया। उसने बाद में कहा कि वो इसे अपनी पुलिस रिपोर्ट में शामिल नहीं करेगा क्योंकि उसे डर था कि ये उसकी नौकरी बर्बाद कर देगा। स्थानीय टीवी स्टेशनों और वनाब रेडियो स्टेशन के रिपोर्टर घटनास्थल पर पहुंच गए और उनकी खबर एसोसिएटेड प्रेस द्वारा उठाई गई और राष्ट्रीय स्तर पर फैलाई गई। गुडन्स का नाम पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। रिपोर्टरों को घर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई और उनमें से एक ने गलती से बाइबल को जादू टोने की किताब बता दिया। जल्द ही प्रेस ने ये अटकल लगाना शुरू कर दिया
कि मार्श का संबंध मागिक्का से है। ये भी अटकलें लगने लगी कि मार्श ने ही सभी अलौकिक घटनाओं को अंजाम दिया। कुछ लोगों का मानना था कि वह किसी दानवी सत्ता के वश में है, और अन्य लोगों का मानना था कि ये सब एक बड़ी धोखाधड़ी है। लरेन वॉरेन ने मार्श के कमरे की जांच की और अचानक उसे उल्टी आने लगी। उसने अपना अनुभव एड को बताया, जिसने देखा कि उसकी कलाई पर धीरे धीरे जलने का निशान उभर रहा है। उसने उसे सलाह दी कि वो घर छोड़ दे, इससे पहले कि कुछ और बुरा हो। भले ही वो उसे आश्वस्त कर रही थी, उसकी चोट पर फफोले बनने लगे। सल्फर की गंध पूरे घर में फैलने लगी, जो मार्श के कमरे से आ रही थी। अगले दिन तक गुडिन्स ने पहली बार पोल्टरजाइस्ट को देखा। पुलिस विभाग ने 4 गश्ती गाड़ियां और 8 अधिकारियों को गुडन घर पर तैनात किया। वे उस भीड़ से परिवार की रक्षा कर रहे थे जो तेजी से बेकाबू होती जा रही थी। लॉरा गुडन ने फादर चारबनियों को फोन किया, घबराई और भयभीत। गुडिन्स ने निष्कर्ष निकाला कि जो भी उनके घर में था वो दानवी प्रकृति का था। वे चाहते थे कि उनके घर की शुद्धि के लिए एक एक्सॉर्सिज्म किया जाए, लेकिन चर्च ने जांच की और कोई अलौकिक कारण नहीं पाया। संभवतः चर्च इतनी ज्यादा प्रचारित हो चुकी इस घटना में शामिल नहीं होना चाहता था। उस दिन रसोई में अचानक ठंडक छा गई और ऊपर की लाइट्स टिमटिमाने लगी। पीली धुंध का एक बादल फैल गया और उसमें 4 आकृतियों की परछाइयां दिखाई देने लगी। जेरी ने इसे वो क्षण बताया जब वो अपने वश में नहीं रहा। वो अनजाने में लैटिन भाषा में मास ऑफ द डेड का पाठ करने लगा। वो धीरे धीरे पूरे घर में घूमने लगा। उसकी आवाज गहरी और उसकी अपनी नहीं थी, और वो पादरी का पवित्र जल हर कमरे में छिड़क रहा था। धुंध में मौजूद आकृतियां उसके पीछे पीछे चल रही थी। पॉल एनो, वो सेमिनरी छात्र जो वॉरेन्स के साथ आया था, को लगा कि ये आकृतियां परिवार और गवाहों के भय से शक्ति प्राप्त कर रही है। उसे उस धुंध से गुस्से की भावना महसूस हुई। वो धुंध को चीरते हुए जेरी तक पहुंचा और उसने महसूस किया कि उसमें से एक आकृति का भौतिक अस्तित्व है। बाद में उसने इस अनुभव को हड्डी जैसे पतले और पक्षी जैसे ढांचे वाला बताया। जेरी को पकड़कर वो सबको बाहर लॉन पर ले आया, और जैसे ही वे बाहर आए, भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। वॉरेन्स और फादर चारबनियो बाद में घर में लौटे ताकि घर को आशीर्वाद दे सके। उन्होंने तहखाने के चारों कोनों में पवित्र जल छिड़ककर शुरुआत की। कम रोशनी में पादरी ने देखा कि एक काली आकृति दीवार से निकलकर उसकी ओर बढ़ रही है। उसने चिल्लाकर सबको बुलाया और वॉरेन्स ने भी वही आकृति देखी। एड वॉरेन के लिए यह घर में दानवी उपस्थिति का प्रमाण था। एक पुलिसकर्मी, ऑफिसर देल टोरो, ने दावा किया कि मार्श ने उससे स्वीकार किया था कि वही इन घटनाओं की जिम्मेदार है। उसने ये जानकारी जासूसों और पत्रकारों को दी। हालांकि वो ये नहीं बता पाया कि मार्श ने टीवी और रेफ्रिजरेटर को कैसे हवा में तैराया या इतने प्रशिक्षित जांचकर्ताओं को कैसे धोखा दिया। हालांकि अफवाहें फैलने लगी कि गुडिन्स, वॉरेन्स या दोनों ही इस धोखाधड़ी के पीछे हैं। इन अफवाहों के कारण गुडिन्स ने वॉरेन्स से संपर्क करने से इनकार कर दिया। वे मानने को तैयार थे कि इस अफरातफरी का स्रोत मार्श ही थी। वे किसी उत्तर को स्वीकार करने में राहत महसूस कर रहे थे, भले ही वो सभी सबूतों से मेल नहीं खाता था। मार्श की मानसिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक पेशेवर को घर बुलाया गया। यह तय किया गया कि उसे बाहरी उपचार की आवश्यकता है और उसे एक मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक में ले जाया गया। बाद में उसे बिना किसी समस्या के क्लियर कर दिया गया और छुट्टी दे दी गई। ब्रिजपोर्ट पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने घोषणा की कि यह मामला एक धोखाधड़ी है और बंद कर दिया जाएगा। उसे हर हाल में यह मामला खत्म करने की प्रेरणा थी, क्योंकि लगातार सुरक्षा ड्यूटी और चल रही जांच बजट को खत्म कर रही थी। पूरा देश देख रहा था कि कैसे उसकी टाउन की सड़कों पर भीड़ जमा हो रही थी और लोग उसके अधिकारियों से अलौकिक घटनाओं के बारे में सुनने के लिए इकट्ठा हो रहे थे।
हर चीज का एक तर्कसंगत स्पष्टीकरण होता है। ये मानव शक्तियों का काम है। मैं उस अलौकिक बकवास पर विश्वास नहीं करता। ब्रिजपोर्ट में कोई भूत नहीं है। वे केवल सुझाव की शक्ति के शिकार थे। मेरे अपने कुछ लोग भी धोखा खा गए, सुपरिंटेंडेंट ने कहा। दर्जनों गवाहों, पुलिस रिकॉर्ड्स और अजीब घटनाओं के बावजूद लिंडली पॉल्टरगाइस्ट का मामला अंततः भुला दिया गया। हालांकि कई सवाल आज भी अनुत्तरित हैं कि वास्तव में 966 लिंडली स्ट्रीट पर क्या हुआ था। आज तक वो घर अब भी खड़ा है। शायद उसमें अब भी कुछ छिपा हुआ है जो सही समय का इंतजार कर रहा है ताकि सच को उजागर कर सके।